साल था 2053। मानव इतिहास के आखिरी युद्ध को खत्म हुए कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन उस जंग ने इंसान के भीतर की इंसानियत को जैसे निगल लिया था। अब दुनिया में अपराध दर बढ़ चुकी थी, 8 गुना से भी ज्यादा। जेलों में जगह खत्म हो चुकी थी, अदालतें थक चुकी थीं और सरकारों के पास अपराधियों को रखने का कोई उपाय नहीं बचा था। फिर शुरू हुआ एक नया और भयावह प्रयोग, बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। एक ऐसा सिस्टम जो दिखने में तो सजा था, पर असल में यातना का सबसे निर्दयी रूप। इस कार्यक्रम के तहत हर कैदी को 2 ही विकल्प दिए जाते थे, या तो वह खुद अपनी मौत को स्वीकार करे या फिर अपनी बाकी की सजा एक सील किए हुए लोहे के बॉक्स में काटे। इन बक्सों में न दिन दिखता था, न रात का कोई मतलब होता। भोजन और पानी उन्हें तभी मिलता जब बाहर के कानूनी नागरिक, यानी वो लोग जिनके साथ इन कैदियों ने कभी अन्याय किया था, उन्हें देने का निर्णय लेते। और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो तुरंत एक्सटर्मिनेशन यानी मौत। इन्हीं बक्सों में से एक में थी एक फ्रेंच औरत। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में हार का दर्द। उसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी और अब भी 2 साल से ज्यादा बाकी थे। उसका बर्तन सूख चुका था, पानी की आखिरी बूंद तक खत्म हो गई थी। वो जब खाने की छोटी खिड़की खोलती है तो अंदर खाने के बजाय पड़ी होती है एक रेजर ब्लेड। कुछ पल के लिए वो चुप रहती है, शायद सोचती है कि क्या अब यही उसका अंत है। फिर जब हिम्मत टूट जाती है, वो उस ब्लेड को उठाती है और खुद को हमेशा के लिए इस नर्क से आजाद कर लेती है। कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान पत्थरीले टापू के किनारे सैकड़ों ऐसे लोहे के बक्से पड़े हैं। समंदर की लहरें टकराती हैं, पर कोई आवाज इन बक्सों के भीतर नहीं जाती। एक दिन 2 छोटे बच्चे वहां खेलते खेलते एक रबर की गेंद उन बक्सों में से एक पर फेंक देते हैं। टकराने की आवाज से अंदर बंद एक और औरत की नींद टूट जाती है। वो है कैदी नंबर 13। वो आंखें खोलती है और देखती है कि उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो दांतों से उन रस्सियों को काटने लगती है। कई कोशिशों और दर्द भरे मिनटों के बाद आखिरकार वह खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी और आज था उस सजा का पहला दिन। अचानक दीवार पर एक लाल बत्ती जलने लगती है और बॉक्स का एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। वो झांक कर देखती है, बाहर वही 2 बच्चे हैं जो गेंद फेंक कर जा रहे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, लाइट फिर से बीप करती है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, मगर तभी बॉक्स की दीवार पर एक स्क्रीन चालू हो जाती है। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आती है, तुम्हें वही मिला है जो तुमने खुद चुना है, यही तुम्हारा नया घर है। वीडियो खत्म होते ही 13 दीवारों को पीटने लगती है। वो रोती है, चिल्लाती है और आखिरकार थककर वहीं बेहोश हो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। जब वो जागती है तो सोचती है कि शायद अब खाना मिलेगा। वो अपना बर्तन बाहर निकालती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो पूरे बॉक्स को टटोलती है, हर कोने, हर दीवार को छूती है, शायद कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जब वो एक जगह ज्यादा देर तक हाथ रखती है, उसे हल्का करंट का झटका लगता है। अब उसे समझ आ चुका है, यह कोई जेल नहीं, ये जिंदा लोगों की कब्र है। इसी दौरान एक दूसरे बॉक्स में एक और कैदी अपनी सजा काट रहा था। उसका नाम किसी को नहीं पता, लेकिन वो पहले ही 1000 दिन इस नर्क में गुजार चुका था। उसकी सजा 5 साल की थी, मगर अब वो इंसान नहीं रहा, बस एक खाली खोल जो बार बार अपने आप से दोहराता रहता था, मैं वही हूँ जहाँ मैंने खुद को रखा है। वक्त धीरे धीरे घिसटता जा रहा था। एक दिन अचानक एक ड्रोन आसमान से नीचे आता है और कैदी नंबर 13 का बॉक्स उठाकर दूर एक घने जंगल में गिरा देता है, जहां पहले से ही दर्जनों कैदी बंद पड़े थे। कुछ समय बाद वही लड़की जो उसे पहले खाना और पानी देती थी फिर से आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 13 हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि वो आजकल शेक्सपियर पढ़ रही है। फिर बताती है कि अब इन किताबों को पढ़ना मना है, लेकिन उसे पढ़ना अच्छा लगता है। 13 को यह नाम सुना सुना सा लगता है, पर वह कहती है कि वह पढ़ सकती है, बस बॉक्स के अंदर पढ़ने की इजाजत नहीं है। तब लड़की कहती है, बिना किताबों के कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकता। वो 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट की एक पंक्ति पढ़ती है, जिसे सुनकर 13 की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, कितना सुंदर है, काश मैं भी इसे पढ़ पाती। लड़की कोशिश करती है कि वो किताब 13 को दे दे, लेकिन 13 डर जाती है। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। लड़की मुस्कुराती है, उसे थोड़ा खाना देती है और वादा करती है कि वो फिर आएगी उसे पढ़कर सुनाने। लड़की चली जाती है और 13 देर तक उसके स्पर्श और उसकी मुस्कान के बारे में सोचती रहती है। वो अकेली होती है, भीतर की तन्हाई उसे निगल रही होती है और वो अपने शरीर से खुद को सांत्वना देने की कोशिश करती है, बिना जाने कि कैमरा उसे देख रहा है। 1 साल बीत चुका है। 13 को अब अपने खाने के बैग में कुछ बीज मिलते हैं और उनके बीच छिपी होती है एक छोटी सी किताब। वो कैमरे से पीठ मोड़कर उसे खोलती है और उसमें लिखा होता है रोमियो और जूलियट। हर शब्द, हर पंक्ति उसके भीतर एक नई उम्मीद जगाती है। वो अब रोज उस किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ती है, कभी धूप में तो कभी चांदनी की हल्की रोशनी में। वो ध्यान रखती है कि कैमरा उसकी आंखों की चमक न देख पाए। धीरे धीरे उसे समझ आता है, पढ़ना ही उसकी सबसे बड़ी आजादी है, जो कोई उससे छीन नहीं सकता। कभी जब उसे पानी मिलता है, वो अपने शरीर को
को धोती है, जख्मों को साफ करती है। हर स्पर्श दर्द देता है, पर वो झेलती है। जब पानी गंदा हो जाता है वो उसे बाहर फेंक देती है, लेकिन ये गलती उसके लिए महंगी पड़ती है। कैमरा सब देख रहा था। सिस्टम इसे पानी की बर्बादी मान लेता है। कुछ घंटों बाद ड्रोन आता है और उसका बॉक्स फिर से उठाकर वापस समुद्र किनारे फेंक देता है। कई दिन बाद वही लड़की लौटती है। वो हैरान होकर पूछती है, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? तेरह कुछ नहीं कहती, बस पलट कर पूछती है, तुम तय कैसे करती हो कि किसे खाना देना है? लड़की कहती है, मैं बस घूमती हूँ, बात करती हूँ, जो सही लगे उसे मदद दे देती हूँ। उस दिन मौसम बिगड़ रहा था, आसमान में तूफान उठ रहा था, तो लड़की जल्दी चली जाती है। जाते जाते तेरह पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है? वो मुस्कुराकर कहती है, 16। ये सुनकर तेरह चुप हो जाती है और धीरे से कहती है, तुम मुझे मेरी मरी हुई बहन की याद दिलाती हो। सप्ताह बीतते जाते हैं। तेरह अब पागलपन से बची हुई है तो सिर्फ उस छोटी किताब की वजह से। वो उसे बॉक्स की दीवार की दरार में छिपा देती है और जब चाहे उसे निकाल कर पढ़ती है, हर बार कैमरे से मुंह फेरकर। कभी कभी वो इतनी बेचैन होती है कि चांद की हल्की रोशनी में भी वो अक्षर पढ़ने की कोशिश करती है। उसे लगता है यही एक पल है जब वो जिंदा महसूस करती है। एक दिन फिर ड्रोन आता है। इस बार उसका बॉक्स समंदर के ऊपर उड़ाया जाता है। जैसे ही वो उतरता है, एक आदमी खाने का सेब लिए उसके सामने आता है। वो सेब को दिखाते हुए कहता है, देखो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तेरह की आंखों में पानी आ जाता है। वो गिड़गिड़ाती है, कृपया एक टुकड़ा, बस एक टुकड़ा दे दो। आदमी हंसते हुए कहता है, तुम सब जानवरों जैसी हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं हर कैदी को खत्म कर देता। वो कुछ देर उसे अपमानित करता है, फिर कहता है, ठीक है, सौदा करते हैं। अगर तुम मुझे अपनी मर्जी से छूने दोगी तो ये सेब तुम्हारा होगा। भूख, डर और अकेलेपन ने उसकी सोच कुंद कर दी थी। तेरह हिचकिचाती है पर अंततः झुक जाती है। जैसे ही वो झुकती है, आसमान में गश्त लगाता ड्रोन सब कुछ देख लेता है। पल भर में गोलियों की बौछार होती है। वो आदमी मौके पर मारा जाता है और एक गोली बॉक्स के भीतर घुसकर तेरह की टांग में लग जाती है। दर्द से कराहते हुए भी वो बाहर हाथ बढ़ाती है और किसी तरह वो सेब उठा लेती है। वो उसे भूखेपन में जल्दी जल्दी खाने लगती है, पर जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में जाता है वो चीख उठती है। सेब के अंदर रेंग रहे थे कीड़े। वो घृणा और झटके से उल्टी कर देती है। रात होती है। अचानक बॉक्स के अंदर अलार्म बज उठता है। एक ठंडी आवाज गूंजती है, खाने के लिए सौदा करना नियमों के खिलाफ है। सजा के तौर पर 7 दिन की नींद रहित यातना। फिर अंदर की बत्तियां तेजी से जल उठती हैं। अलार्म लगातार बजता रहता है और तेरह को एक पल की भी नींद नहीं मिलती। वो अपने कान और आंखें कपड़े से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती। वो चिल्लाती है, रोती है, पर सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब वो आंखें बंद करती है, अलार्म फिर से बज उठता है। दिन और रात का फर्क मिट जाता है। वो पागलपन की ओर फिसलती चली जाती है। इसी यातना के दौरान उसके 2 साल पूरे हो जाते हैं। वो अब समझ चुकी है कि यहाँ समय नहीं बीतता, बस दिमाग गलता जाता है। एक दिन अचानक स्क्रीन पर एक संदेश आता है, गलत निर्णय के कारण तुम्हें रिहा किया जा रहा है। तेरह की आंखों में आशा की चमक लौट आती है। हैच खुलता है और एक खूबसूरत औरत अंदर आती है। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में चाय का प्याला। तेरह उसे देखती है। वो चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, पर पहचान नहीं पाती। औरत कहती है, ये सब तुम्हारी कल्पना है, तुम्हें कोई आजादी नहीं मिली। असल में मैं वही हूँ जो तुम हुआ करती थी। तेरह की आंखें फैल जाती हैं। वो औरत दरअसल उसकी पुरानी खुद की शक्ल थी। वो हंसती है, समझाती है कि मानव मस्तिष्क कैसे खुद को धोखा दे सकता है, कैसे कभी कभी दिमाग सपनों में भी जंजीरें पहन लेता है। तेरह फुट फूट कर रोने लगती है और वो औरत बस हंसती रहती है, जैसे पागलपन ने खुद इंसान का रूप ले लिया हो। कुछ दिनों बाद बॉक्स की ठंडी दीवारों से अचानक एक मशीनी आवाज गूंजती है, तुम्हारी सजा पूरी हुई। ये सुनते ही कैदी नंबर 13 की आंखों से नींद बहने लगती है। कई हफ्तों की जागरण यातना के बाद आखिरकार उसे नींद नसीब होती है, पर नींद से पहले ही वो समझ चुकी थी, उसके भीतर अब वो पुरानी लड़की नहीं बची। वो अब एक टूटी हुई आत्मा थी जो हर आवाज पर कांप उठती थी। रात के सन्नाटे में अचानक आसमान में रंग बिरंगी रोशनी चमक उठती है। धमाकों की आवाज गूंजती है। ये नए साल का जश्न था। बॉक्स की आवाज फिर बोली, नागरिकों ने सभी कैदियों को माफ करने का निर्णय लिया है, सिवाय उनके जो राजनीतिक अपराधी हैं। तेरह की आंखों में एक पल को उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो बुझ गई। उसका नाम उस सूची में नहीं था। वो वहीं की वहीं रह गई, अकेली, टूटी हुई और भुला दी गई। दिन बीतते गए और एक सुबह उसे महसूस हुआ कि उसके दांत गिरने लगे हैं। शरीर कमजोर हो रहा था और आत्मा जैसे किसी और आयाम में खोती जा रही थी। तभी एक दिन बॉक्स के बाहर एक बूढ़ी औरत आई, झुर्रियों से भरा चेहरा पर निगाहों में अजीब ठंडक। उसने जंग लगी उस तरह दीवार पर ठोंकते हुए कहा, मैंने 15 साल इसी कैद में बिताए हैं और अब मैं वो नहीं रही जो कभी थी। ये जगह इंसान को इंसान नहीं रहने देती। फिर उसने वही उस्तरा बॉक्स में डाल दिया और बोली, कभी कभी आजादी की कीमत जिंदगी से बड़ी होती है। तेरह ने उस उस्तरे को अपने हाथ में लिया। थोड़ी देर तक उसे अपने शरीर पर घुमाया, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई उसे इस्तेमाल करने की। कुछ हफ्तों बाद वो वही लड़की लौटी जो शेक्सपियर की बातें करती थी। तेरह को यकीन नहीं हुआ कि वो सचमुच आई है या बस एक और भ्रम है। लड़की ने पानी से बर्तन भरा, उसका हाथ छुआ और धीरे से बोली, जो प्यार सच्चा हो वो हर दीवार तोड़ देता है। इस बार तेरह ने उसकी बात को आगे बढ़ाया।
वो अब किताब की पंक्तियां पूरी कर पा रही थी। उसकी आंखों में पहली बार फिर से जिंदगी चमकी, लेकिन वक्त ने फिर उसके साथ खेल खेला। कुछ महीनों बाद उसका पेट उभरने लगा। वो गर्भवती थी। वो उस भयानक आदमी की याद थी जिसने उसे एक सेब के बदले नर्क दे दिया था। जब लड़की दोबारा आई, उसने कहा, हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, तुम्हारी सजा हमारे साथ पूरी होगी। उसकी बात सुनते ही अलार्म बज उठा। बॉक्स का दरवाजा बंद हो गया और वो मासूम लड़की डर कर भाग गई। 13 ने पुकारा, चीखी, लेकिन बस सन्नाटा बाकी रह गया। हफ्तों बाद एक नया आदमी बॉक्स के पास आया। उसने देखा कि 13 गर्भवती है और उसके 4 साल बाकी हैं। वो बोला, क्या तुम्हें अब भी दया पर यकीन है? कभी कभी मौत ही सबसे बड़ी रहम होती है। उसने पास की जलती हुई पेटी की ओर इशारा किया। देखो, यही मुक्ति है। 13 ने सिर हिला दिया। वो मरना नहीं चाहती थी, वो बस एक मौका चाहती थी अपने बच्चे के लिए। समय बीता और दर्द ने नई शक्ल ली। एक दिन पानी टपकने लगा। छत में एक स्क्रू ढीला था। 13 ने उसे निकाला, उससे अपने नाखून घिसे और धीरे धीरे उस छेद को बड़ा करने लगी। कई महीने बाद जब उसके शरीर में दर्द की लहरें उठी, वो घुटनों के बल झुकी और अपने बच्चे को जन्म दिया। वो उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी, नाभिनाल को अपने दांतों से काट दिया। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। नियम तोड़ा गया है। बॉक्स में दूसरा जीव मौजूद है। समाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। गैस कमरे में भर गई। 13 बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली, बच्चा जा चुका था। उसने पूरी ताकत से चीखा, दीवारों पर मुक्के मारे और पागलपन में टूट गई। 4 साल बाद एक भीषण तूफान उठा। लहरें बॉक्स से टकराईं, छेदों से पानी अंदर आने लगा, रोशनी झिलमिलाई और सिस्टम गड़बड़ाने लगा। जब उसने बाहर हाथ निकाला, हैच ने उसके हाथ को जकड़ लिया। वो चीखी, खून बहता गया। आखिरकार सिस्टम फिर गड़बड़ाया और दरवाजा खुल गया। अब वो आजाद थी, पर टूटी हुई। कुछ देर बाद उसे एक कीड़ा दिखा। वो उसे कुचलती है, फिर उठाकर खा जाती है। भूख अब इंसानियत से बड़ी थी। बॉक्स में पानी भरता गया। वो अपनी किताब को पकड़कर आखिरी बार पढ़ने लगी। अब वो शब्द ही उसका आखिरी सहारा थे। धीरे धीरे पानी छाती तक पहुंच गया। सिस्टम ने कहा, गड़बड़ी पाई गई, समाप्ति आवश्यक है। ड्रोन ऊपर से आया और बॉक्स को उठाकर ले गया, लेकिन बिजली कड़कने लगी। एक जोरदार चमक के साथ ड्रोन गिर पड़ा। बॉक्स समुद्र में जा गिरा और लहरों ने उसे बहा दिया। सुबह 3 नौजवान किनारे पर खेल रहे थे। उन्हें रेत पर तैरता हुआ बॉक्स दिखा और उसके पास एक औरत का शरीर। वो 13 थी, जिंदा मगर थकी हुई। मगर तीनों लड़के उसे देखकर भी आगे बढ़ गए, जैसे वो किसी के लिए कभी थी ही नहीं।